बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फरा, हम अक्सर जब सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो हम कई चीज़ें होती हैं जो हम देख रहे होते हैं लेकिन उनको देखना नहीं चाह रहे होते हैं। जैसे कि हम अभी सफ़र कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार ये शख्स मुश्किल में है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, उसकी बाइक ख़राब हो गई है, हम रुकते नहीं हैं। ये रवैये हमारे क्यों बने कि हम खुद को सिक्योर फील नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई हम रुकें, इस तरह तो वारदात हो जाएगी। और दूसरी चीज़ हमारा ये है कि हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, हम तो लेट हो रहे होते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हमारी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, हमारा टायर पंक्चर हो जाए, हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, फिर हमें बंदा नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं लोग कितने बेहिस हैं। फिर हमें एहसास होता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा मैं रोड पर जा रही थी हमजा, और एक ट्रैक्टर ट्रॉली, और उसके ऊपर से एक लड़के ने जंप किया। ये भी कुछ दिनों का वाक़या है। उसने जंप किया ट्रैक्टर पे जाने के लिए, और ट्रॉली एंड ट्रैक्टर के दरमियान गैप था, वो उसमें गिर गया। और उसको उसकी शदीद हेड इंजरी, वो उस रोड पे गिरा हुआ है, उसके सर से खून बह रहा है। मेरी गाड़ी जो है वो पीछे थी, मैंने एकदम से ब्रेक लगाई, और फिर उसके बाद मुझे तो समझ ना आए देख के ना कि सामने हो क्या रहा है। और उसके बाद एक जगह हिस्टेरिक हो जाते हैं आप, खून और इतना पैनिक। और मैं बाहर निकल के चीख रही हूँ, कोई इसे उठाए, कोई पकड़े। और लोग पता है मुझे कैसे देख रहे हैं हमजा, कि जैसे आपका दिमाग ख़राब है, जैसे आप पागल हैं। और फिर कुछ लोगों को मैंने कहा मेरी गाड़ी में डाल दो यार, मैं इसे अस्पताल ले जाऊँ। कोई हाथ नहीं लगा रहा, कोई हाथ नहीं लगा रहा। फिर मुझे पता चला कि मेडिकल लीगल केसेस भी बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल ले जाएं, मैंने 1-2 डेथ्स भी इस तरह से देखी हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट है और कोई गन शॉट है और आप उसे अस्पताल ले जाएं, तो अस्पताल वाले हाथ नहीं लगाते कि जब तक पुलिस नहीं आएगी हम तो ट्रीट नहीं करेंगे। अब ये अगेंस्ट है बेसिक एथिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी। चले आप बाकी तो छोड़ दें हॉस्पिटल्स की, कि आप ट्रीट ही ना करें मरीज को, इब्तदाई तिब्बी इमदाद ही बल्कि को बेसिक सा करके छोड़ देते हैं। सो आई थिंक हमें इन जगहों पे भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम किसी को रास्ते में मुश्किल में देखें तो कोशिश करें कि उसकी मदद कर लें, रुक के पूछ ही लें कि आपको आखिर क्या प्रॉब्लम है, कि आप इस वक्त जो है सड़क किनारे खड़े हैं। तो वक्त का फेर है, कोई भी वक्त हम पे भी आ सकता है। तो अभी हम टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। PSL की तारीख का सबसे बड़ा टाकरा, रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आज रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगे। सबको हाई वोल्टेज मार्के का शिद्दत से इंतजार। पाकिस्तान में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 7% से भी बढ़ गई। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में अपने जलसे मनसूख करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम की स्कूल बंद करने की मुखालफत, हतमी फैसला अगले हफ्ते होगा। गिलगित बल्तिस्तान में शेर धाड़ा ना तीर चला, बल्ले ने सबके छक्के छुड़ा दिए। 9 सीट्स जीतकर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। एक पहिए पर घूमती जिंदगी, खैबर पख्तूनख्वा में वन व्हीलिंग के खूनी खेल के बायस हादसात में 2 गुना इजाफा। 1 माह के दौरान 14 नौजवान जाँ बहक, मुतअद्दिद को माजूरी का रोग लग गया। सो आखिरी भी बड़ा एक हार्ट टचिंग इशू एंड स्टोरी है, लेकिन एक और हार्ट टचिंग हमने आपको न्यूज़ देनी है। बहुत सारी बुरी खबरें हम सुनते रहते हैं, उसके बीच में कोई अच्छी खबर जो है ना, वो सूरज की उस रोशनी की तरह होती है, और रे ऑफ होप की तरह। अच्छा पहलू होता है और वो हमें उसको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए ताकि अच्छाई फैले। बहुत अच्छा लगा हम सबको ये देख कर के कश्मीर में माँ बेटी से ज्यादती करने वाले मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने वाले ASI मोहम्मद बख्श के एजाज़ में कराची में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। ASI मोहम्मद बख्श बोरडो की अपनी बहादुर बेटी के साथ शिरकत, बेटी को साथ लेके गए, इनको गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर दिया गया, और सिंध पुलिस की जानिब से ASI और फैमिली को काफ़ी इज्जत से नवाजा गया। ये आप देख रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, बेटी भी वहां पर मौजूद थी और पूरी फैमिली वहां पर मौजूद थी, जिसने ये फैसला किया फरा कि हम
आगे बढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो बच्ची एक फंसी हुई है उसको वहाँ से बाज़ेयाब करवाएं। हमजा, हम एक दफ़ा ना जा रहे थे, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना कुछ एक शख्स ने मेडल पहना हुआ था। अच्छा। और उसका वो मेडल देखकर और उसका बताने से कि उसका ताल्लुक जो है वो एक ऐसे डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड से था और उन्होंने उसको स्पेशल तकरीम दी ना, उसको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया कि वो गुजर जाए वहाँ से। तो ये बहुत अच्छा है कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये बहुत अच्छा है कि एक दिन उनके एजाज़ में तकरीब हुई, लेकिन ये एजाज़, ये इकराम, ये ताज़ीम, ये रिस्पेक्ट और ये जिसे कहना चाहिए ना वैल्यू, ये सारी ज़िंदगी रहनी चाहिए। जिंदगी ये VIPs हैं, इनको VIPs का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। इन हीरोज़ की हमें कदर करनी चाहिए जो कि की गई है। बग्गी में देखें आप, लाया गया और फिर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है और मीडिया तो गार्ड ऑफ ऑनर उनको उसी रोज़ से पेश कर रहा है कि जिस रोज़ ये बात सामने क्या हर इंसान जिसको मालूम है कि अपनी बेटी को सामने पेश करके किसी दरिंदे से दूसरे की बेटी छुड़ाना जो है, इसके लिए कितना दिल, कितना जिगर चाहिए, कितना हौसला चाहिए। सो हैट्स ऑफ टू हमारे पुलिस के इस बहादुर SI के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ज्ञान फिर इस कि ज़िंदगी में हमेशा इनका ये इकराम और ये ताज़ीम रहनी चाहिए, मखसूस नहीं होनी चाहिए सिर्फ एक दिन के लिए और एक तकलीफ। बिल्कुल ऐसे ही। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सबकी जुबान पर एक ही चीज है, वो है आपकी जुबान पे तो बहुत ज्यादा, मेरी ज्यादा जुबानें होती हैं तो ज्यादा तो कुछ भी नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैच देखेंगे। सिर्फ मैच देखें, लेकिन मैच अकेले देखेंगे, पॉपकॉर्न्स होंगे साथ, कोई चिप्स होंगे, कोई वो भी एहतमाम, पूरा एहतमाम करके मैच देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि तमाम लोग जो हैं, तमाम पाकिस्तानी इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। PSL का ड्रीम मुकाबला जो फाइनल है वो आज होगा। सीजन 5 के फाइनल में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स पहली बार दोनों फाइनल में पहुंची और पहली बार फाइनल में आपस में टकराएंगी। हाँ, दोनों टीमों के कैप्टन जो है पहली बार ट्रॉफी उठाने के लिए बहुत पुरुमीद है। हाई वोल्टेज मार्के के लिए शायकीन भी तैयार है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग जो है ना वो आपस में, अगर आप सोशल मीडिया भी देखें तो जो कराचीआइट्स हैं और जो लाहौरी है ना, ये आपस में काफी तकरार कर रहे हैं। अच्छा। लोगों की फेवरेट टीम कौन सी है, लोगों से ये वाहिद लाहौरी होगा जो कराचीआइट्स के लिए तकरार कर रहा होगा, है ना? मुझे मैं कराची के साथ हूँ आज। ओके, में माद वसीम है, इंशाल्लाह ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छा खेल के दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कराची किंग इस दफ़ा जीतेगी। कराची इज़ ऑलवेज फेवरेट और कराची हमारा दिल है, जान है। लाहौर को भी वेलकम, उन्होंने इस पूरे PSL में बहुत अच्छा खेला है और दे डिज़र्व विक्ट्री। लेकिन हम कराची आइट से तो हम कराची को सपोर्ट करेंगे। PSL होना चाहिए, मैचेस होने चाहिए। कराची किंग ही जीत रहा है और कराची किंग ही जो है फाइनल जीतेगा। इंशाल्लाह कराची जीतेगा क्योंकि हम यहीं के रहने वाले, हम अपने कराची को सपोर्ट करेंगे। हमजा देखो और सीखो, हम कराचीआइट से, हम कराची को सपोर्ट करेंगे। आप ये तो हम लाहौरी हैं तो हम भी लाहौर को नहीं, ये जज्बा नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ पे भी हैं आप एक टीम रखें और आखिर तक फिर उसी टीम को सपोर्ट टीम करें। के साथ चलें। तो देखिए, मैं कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ और उम्मीद है कि कराची जीते। और अगर लाहौर जीता, जेड़ा जितो दे नाल, मैं लाहौर के साथ तो किसी वक्त भी शामिल हो सकता हूँ। फयाज जो है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद है, उनसे इंतजामात बारे पूछ लेते हैं। जी फयाज, इंतजामात कैसे हैं, सिक्योरिटी इंतजामात कैसे हैं, जो रूट्स हैं वो डिफाइन कर दिए गए, ऑल्टरनेट जो है ट्रैफिक कहाँ पर जाएगी? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। आज नेशनल स्टेडियम में जो है फाइनल मैच है लाहौर कलंदर और कराची के दरमियान। कराची के शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट काफ़ी अरसे के बाद जो है कोरोना वायरस की वजह से रुक गया था, अब दोबारा शुरू किया जा रहा है। नेशनल स्टेडियम में आज जो शायकीन है उनको आने की इजाज़त नहीं दी गई। शाम 7 बजे के बाद जो है नेशनल स्टेडियम की तरफ की तमाम तर सड़कों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। 5000 से ज़ायद जो है पुलिस के जवानों को मुख्तलिफ रूट्स पर तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे जो रोड कारसाज से जो है हसन स्क्वायर की तरफ जाता है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जितनी भी ट्रैफिक है उसको शारा फैसल से जो है डिग रोड की तरफ से डाइवर्जन दी जाएगी। दूसरी जानिब जो रोड ढालमिया से नेशनल स्टेडियम की तरफ जाता है उसको भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। कराची के शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी तमाम तर उम्मीदें जो है कराची किंग्स से। उनका ये कहना है कि आज बाबर आजम उनके साथ जो है अहमद वसीम और मोहम्मद आमिर जो है अच्छी बॉलिंग करेंगे और अपनी टीम को जो है
कराची में जिताएंगे ताकि कराची के लोग जो है मज़ीद खुश हो सके। दूसरी जानिब जो लाहौर कलंदर है उनके भी प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हमें फॉर्म में दिख रहे हैं। ख़ासतौर पर हफीज़ को जो हमने लास्ट मैच में देखा काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग की, उसके साथ हारिस सोहेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो लाहौर कलंदर भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में है। और आज कराची के शहरी कहते हैं कि जो आज नेशनल स्टेडियम में कांटेदार मुकाबला होगा वो नेशनल स्टेडियम में तो नहीं अपने घर में ज़रूर देख सकेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के पेश नज़र जो तमाम तर जो शायकीन हैं उनको आने की इजाज़त नहीं दी गई। जो स्टाफ है नेशनल स्टेडियम के अंदर उनको भी जो है चेक करने के बाद अंदर जाने की इजाज़त है। बिल्कुल सही। सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में भी बताइएगा और प्रैक्टिस सेशन के बारे में भी बताइएगा। दोनों टीम्स का कोई प्रैक्टिस सेशन भी ड्यू है मैच से पहले या सिर्फ मैच पर ही बाकायदा आगाज़ होगा? देखिए तमाम तर टीमों को जो है यहाँ पर 4 बजे की करीब पहुँचा दिया जाएगा। पहले वो प्रैक्टिस करेंगी, उसके बाद 7:30 बजे टॉस होगा और 8 बजे जो है दोनों टीमें जो है मैच खेल सकेंगी। सिक्योरिटी के बारे में 5000 से ज़ायद जो है पुलिस के जवानों को मुख्तलिफ रूट्स पर तैनात कर दिया गया है। जो नेशनल स्टेडियम की सिक्योरिटी है इस वक्त हम देख रहे हैं कि SHO और उसके साथ स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने संभाल लिए। ये तमाम तर जो सेशन का मैच है इसमें इस बार जो तमाम तर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से संभाल गए। तमाम तर जो नेशनल स्टेडियम के अतराफ की गलियां उन्हें मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। जैसे ही नेशनल स्टेडियम की तरफ जो टीम की मूवमेंट होगी तमाम तर जो गलियां उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। पुलिस की जानिब से ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया है ताकि कराची के शहरी जो है वो ट्रैफिक जाम में फंस ना सके। जी ठीक है फयाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याया हुसैनी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे हैं आप, कौन जीत रहा है मुकाबला? फरा लाहौर को सपोर्ट कर रही है, मैं कराची को सपोर्ट कर रहा हूं। आप बताएं आपके नजदीक फेवरेट टीम कौन सी है आज मुकाबले में? तो हमजा मैं तो फरा के साथ जाऊंगा। अच्छा जो जिंदा दिलों का शहर लाहौर है और पेपर पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक रिदम में ये टीम मौजूद है और नो डाउट कराची की टीम भी फाइनल तक पहुंची है तो दम है जब भी फाइनल तक पहुंची है। लेकिन अगर आप उनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एज कंपेयर लाहौर थोड़ा सा कराची वाले जो है पीछे हैं। अच्छा, और थोड़ा एज भी तो है। कराची ने कम मैचेस खेले हैं, लाहौर ने थोड़े ज़्यादा खेले, लेकिन कराची का एडवांटेज तो है होम ग्राउंड का, होम क्राउड ना सही। तो आपके ख्याल में ये जो छोटी छोटी बातें ये किसको सपोर्ट करने जा रही हैं? देखिए हाई वोल्टेज गेम, बार बार लोग बात कर रहे हैं कि हाई वोल्टेज गेम है और दोनों टीमें जो है उसके सपोर्टर मौजूद हैं, नो डाउट। और पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की एक बेस्ट लीग बनी है और आज का ये जो फाइनल है वो इसको मजीद आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी बातों की बात कर रही हैं तो ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी फरा और हमजा, इसलिए कि आज फाइनल है और फाइनल में जो अच्छा खेलेगा, फाइनल में जो परफॉर्म करेगा वही जो है वो दिलों का सिकंदर बनेगा। ठीक है, आपकी प्लेयर्स कौन से देख रहे हैं जो लाहौर के पास हैं और जो कराची के पास है? कप्तानी का कितना अहम रोल हो सकता है फाइनल में? कप्तानी का जहां तक रोल की बात कर रहे हैं, मैं सोहेल अख्तर को कहता हूँ वो रिमोट कंट्रोल कैप्टन है, लेकिन बहरहाल रिमोट कंट्रोल कैप्टन है, अच्छे कप्तान नहीं है, जैसे भी है फाइनल तक लेकर आ गए लाहौर को। लेकिन उनके साथ एक एडवांटेज होता है, वो कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो यहाँ पर कामयाब कप्तान के पीछे मिस्टर प्रोफेसर मोहम्मद हफीज का हाथ है। कप्तान नहीं है लेकिन डिसीजन ग्राउंड में वो ले रहे हैं और उन्होंने बहुत एक टीम मैन की तरह टीम को लड़ाया है। और लाहौर कलंदर की मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि एक अटैचमेंट भी है लाहौर कलंदर से। हफीज मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। अगर बात करें टीम मैन, ये क्रिकेट एक टीम गेम है और इस टीम की अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करता हूँ जो पिछले 4 सीजन में बॉटम की टीम रही, इस सीजन में इस टीम की खास बात क्या है? डेविड वीज है आपके सामने, उन्होंने पूरी अनथक मेहनत से टीम को पहुंचाया फाइनल में। समीत पटेल, वैसे अगर आप उनको देखें तो आप बोलेंगे ये क्रिकेटर नहीं लगते, कबड्डी के खिलाड़ी ज्यादा लगते हैं। फखर जमान चल नहीं रहे लेकिन उम्मीद है कि जिस दिन चलेंगे ऊपर ले जाएंगे। तमीम इकबाल, उनसे एक अच्छी इनिंग की उम्मीद है। बैंडन बबल नहीं फैला रहे, 2 मैचों में नहीं चले, मेरा ख्याल अच्छा ही हुआ नहीं चल रहे क्योंकि फाइनल के लिए शायद उन्होंने अपनी सारी एनर्जी बचा के रखी हुई है। फिर अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं, 4 ऐसे बॉलर लाहौर कलंदर के पास है जो 140+ बॉल करते हैं। उनमें 3 ऐसे बॉलर हैं जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर अपना नाम बना चुके हैं। डेविड वीज जनूबी अफ्रीका के, शाहीन शाफरीदी कोई तारुफ नहीं है, उनको चाहिए। हारिस रऊफ जिन्होंने 2020 में 50 T20 विकेट ली और दिलबर हुसैन जिनको अभी बहुत कुछ करना है, वो भी 140+ बॉल डाल रहे हैं। और फाफ डू प्लेसी जो पहली मरतबा लीग में खेलने आए थे, उन्होंने मुल्तान पेशावर ज़ल्मी के मैच में उनको आउट किया था। अब अगर आप कराची किंग्स की तरफ आ जाते हैं तो वो 1 मैन आर्मी है। बाबर आजम के ऊपर
डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम का एक माइनस पॉइंट है और बाबर आजम फिनिश नहीं करते। जिस तरह हफीज ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में बिल्कुल मैच को एंड किया, बाबर आजम के साथ भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप जिम्बाब्वे का मैच देखें, वहां उन्होंने सेंचुरी बनाई, आखिरी ओवर में वो आउट हो गए। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो एक लो स्कोरिंग मैच मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, वहां पर भी वो बिल्कुल फिनिश करते हुए आउट हो गए। लेकिन उसके साथ अगर आप बात करते हैं कंपैरिजन की, अगर आप बात करते हैं तो लाहौर कलंदर के पास ऐसे नाम है जो एक खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। कराची किंग जो है वो सिर्फ बाबर के ऊपर डिपेंड कर रहे। बिल्कुल सही। अच्छा ये कह रहे हैं कि बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए होगा जो भी विनर होगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि साथ ही छठा एडिशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो और दूसरा फिर क्राउड ना होना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये इम्पैक्ट करेगा किसी भी तरह से प्लेयर्स को या फिर गेम को या स्पिरिट ऑफ द गेम को? देखिए फरा, अब ये टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, एक ज़माना था कि कहते थे कंप्यूटर का दौर है, तो अब जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और ज़्यादातर लोग जो है वो टेलीविज़न पर मैच को विटनेस करते हैं। ठीक है कि लोग आज नेशनल स्टेडियम कराची में मैच जाकर नहीं देखेंगे, लेकिन जो कुर्बो जवाहर में नेशनल स्टेडियम कराची के लोग रहते हैं वो बड़े परेशान हैं। कल भी उनको काफ़ी देर जो है वो इंतजार करना पड़ा अपना घर जाने के लिए, लेकिन इतनी कुर्बानी तो देनी बनती है ना आपको। और हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे अफवाज जिन्होंने शानदार इंतजाम किए, उन्होंने जो SOP बनाए उनको तो आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि दुनिया में हमारी पहचान बन रही है। जहाँ तक आप बगैर क्राउड के इस मैच की बात कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है फरा, कोविड-19 की वजह से, बगैर क्राउड की वजह से हो रही है, लेकिन ये जो दो टीमें हाई वोल्टेज गेम खेलने के लिए मैदान में उतर रही हैं, ये आप टीवी पे भी मैच देखेंगे, सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, हाइप क्रिएट हो ही जाएगी। हाइप क्रिएट हो ही जाएगी, मजा उतना ही आएगा। बहुत शुक्रिया याहिया, थैंक यू मच फॉर बीइंग विद अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अगर लाहौर कलंदर्स की बात करें ना, चूंकि मैं उस वक्त शो कर रही थी और लाहौर कलंदर टीम मेकिंग के प्रोसेस में थे, तो मैंने देखा हुआ आकिब जावेद ने जैसे मुख्तलिफ शहरों में जाके उन्होंने सेशंस किए, टैलेंट हंट किए, वहाँ से लोग निकाले। आज हारिस की सूरत में एक बहुत बड़ा स्टार, बहुत अच्छा हमारे पास क्रिकेट जो है क्रिकेटर मौजूद है। और फिर क्या कहें हम फवाद साहब का, वो परेशानी, वो खुशियाँ, वो एक्सप्रेशंस, सब ने PSL को जितना एंजॉय करते हैं लोग, उतना ही ज़्यादा एंजॉय फवाद राना साहब को किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। दिल तो चाह रहा है कि मैं दोबारा आपसे एक दफ़ा फरमाइश करूं कि हमें ज़रूर आपने सुनाना है वो गाना जो कि लाहौर कलंदर्स का थीम सॉन्ग है, लेकिन फरमाइएगा कि आपके ख्याल में कौन फाते बन के निकलेगा? कितने होपफुल हैं आप अपनी टीम के लिए? लाहौर कलंदर जो है वो इस दफ़ा की PSL की चैंपियन है। देखिए, ये तो क्रिकेट है और T20 है। कराची की बड़ी ज़बरदस्त टीम है। हमारे भी हम एक विनिंग स्ट्रीक पे हैं और मोमेंटम हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह ताला एक ज़बरदस्त मुकाबला होगा। तो बिल्कुल पूरी जान लगाएंगे सर, इंशाल्लाह ताला। उम्मीद तो बड़ी है। जी ठीक है राना साहब, सुहेल अख्तर अगरचे आपके कप्तान लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आज के बड़े मुकाबले में वो ये गिला दूर कर देंगे, कप्तान की इनिंग्स खेलेंगे? डेफिनेटली सुहेल अख्तर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। अब अनफॉर्चुनेटली ये 2 मैचेस में उसका बल्ला फायर नहीं किया, तो बहुत समझदार है, तो मे भी वो कुछ ऑर्डर चेंज करे या क्या करे, बट डेफिनेटली यू विल सी हिम इन एक्शन। वो बहुत बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल, सो ये होती है स्ट्रैटेजी कि उन्होंने मतलब नहीं परफॉर्म करे, लेकिन ही हैज़ होप्स ऑन हिज कैप्टन। मोहम्मद हफीज़ के बारे में भी बता दीजिए। पेशावर के खिलाफ तो मैच जितवाने में उनका बड़ा अहम किरदार था, अब क्या तवक्कुआत है फाइनल में? देखिए, हफीज भाई तो हमारा बैकबोन है इस पूरे हमारे लाहौर कलंदर की। नॉट ओनली कि वो बैटिंग, बॉलिंग और एडवाइस, और इंशाल्लाह ताला हफीज भाई से बड़ा प्लेयर नहीं है जो फाइनल का। तो मेरा ख्याल है फाइनल में हफीज भाई विल बी की प्लेयर। वो बहुत इतना एक्सपीरियंस है उनका और वो प्रेशर को अब्सॉर्ब करेंगे। जी ठीक है, आपके ख्याल में कराची की टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो मुमकिन तौर पर आपकी टीम के लिए खतरात पैदा कर सकता है? जी, वन एंड ओनली बाबर आजम दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, तो वो तो किसी भी दिन, किसी भी टाइम पे, किसी भी मैच को जिता सकते हैं, तो ही इज द मेन मैन।
अच्छा फवाद साहब, हमारी दुआ है कि आपको हम चीरिंग मोड में देखें। लेकिन वो जो भरा हुआ स्टेडियम होता था और आप कभी सर पकड़ के कभी ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो वो खाली स्टेडियम को आप मिस करेंगे, उस भरे हुए स्टेडियम को? क्राउड की कमी जो है वो कितनी महसूस कर रहे हैं आप? आपके हाल में कितना असर कर रही है ये टीम्स के ऊपर? बहुत हद तक भी देखें, T20 हो और क्राउड हो तो चाहे तो उसका तो एक अपना एटमॉस्फेयर है और मेरा ख्याल है कि बहुत मिस करेंगे। अभी तो प्योर गेम होगी और ज़ाहिर है डेफिनेटली एक टेक्निकली ये गेम है। क्राउड के साथ ये होता है कि आपको सपोर्ट मिलती है, कोई कैच इधर उधर हो जाता है, मिस फील्ड हो जाती है, तो उसका तो एक क्राउड के बगैर तो कोई मजा नहीं है। ठीक राना, अगर लाहौर कलंदर जीत जाती है तो लाहौर वापसी पर क्या कलंदर्स धमाल डालेंगे, जश्न होगा, क्या मंसूबा बनाया? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं लोगों को एडवाइस से करूंगा कि प्लीज कोरोना से अपने प्यारों को, अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाएं, मास्क पहने। सेलिब्रेशन इंशाल्लाह होती रहती है, सेलिब्रेशन होगी, लेकिन कोरोना की वबा के बाद मैं बिल्कुल किसी की लाइफ को रिस्क में नहीं डालूंगा जी। मैं तो इस मामले में बहुत क्लियर हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला लाहौरी जिंदा दिलाने लाहौर हैं, इंशाल्लाह मैच देखेंगे और दाता की नगरी में आज इस वक्त दुआएं भी कर रहे हैं और उनके लिए मेरा पैगाम है कि इंशाल्लाह ताला मैदान में उतरेंगे और हम कहेंगे दमादम मस्त कलंदर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फवाद राना साहब। और इन्होंने ना एक और मैसेज में ये भी कहा था कि लोग जाएं और दाता साहब के दरबार पे जाके दुआ मांगें और खुसूसी दुआ करें। सो जितने वो किसी भी स्टार से ज्यादा फवाद राना साहब जो है ना वो खुद लाहौर कलंदर की पहचान। अच्छा, मैं लाहौर ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है। मैं लाहौर कलंदर का एक मैच कजाफी स्टेडियम में जब हुआ तो देखने के लिए गया, लोग उधर ढूंढ रहे थे राना साहब किधर है, राना साहब किधर है। इसलिए कि कोई शॉट लगती है या कोई प्लेयर आउट होता है ना, तो आप राना साहब को ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा अब वो क्या गुजर रही है, अब क्या एक्सप्रेशन है। लेकिन ये बहुत एक ज़बरदस्त मैच एंड वी आर रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू अल्लाह कि हम जो है इस कोविड, इस पेंडेमिक में भी हमें ये इस तरह की एक सेरेमनी, एक इस तरह का इवेंट जो है एक मौका वो देखने को मिल रहा है। और अब एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, रात 8 बजे देखेंगे कौन जीतता है। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान ने कल वही बात की जो कि इस वक्त करनी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के मसले को एड्रेस किया और मुल्क भर में अपने जलसे मंसूख करने का ऐलान कर दिया। बहुत अच्छा फैसला है कि आपने ये कहा कि हम नहीं करेंगे, अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि गुज़श्ता 10 दिनों में कोरोना केसेस 4 गुना बढ़ गए हैं। 4 गुना, जिसका मतलब यह है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वो जो जून में हमारी सूरत हाल थी वही अब है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हमने पहले की तरह इस बार भी भरपूर एहतियात करनी है। हम मास्क पहनकर कोरोना फैलने की रफ्तार सुस्त कर सकते हैं। दुकानें और फैक्ट्रियां बंद नहीं करनी, लेकिन SOPs को फॉलो किया जाए। वो कोरोना से मुताल्लिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 4 गुना हमारे केसेस बढ़ गए पिछले 10 दिन 2 हफ्ते में। पब्लिक में जिधर भी लोग जमा हो उधर अगर ये मास्क पहन ले, हम सब मास्क पहन लें, इससे सारी दुनिया का तजर्बा ये है कि बहुत कम केसेस फैलते हैं। फैलनी तो इसने है, लेकिन अगर हम इसकी रफ्तार आहिस्ता कर दें, स्लो कर दें, तो इससे होगा क्या कि हमारे अस्पतालों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कैंपेन हुई है, उसके बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है वहाँ कोरोना वायरस। ये फैलती उधर है जिधर लोग करीब करीब आ जाएं, और क्योंकि जितने ज़्यादा लोग करीब खड़े हो जाते हैं उतनी तेज़ी से फैलती है। सारे मुल्क में जल्द से ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है। हम चाहते हैं कि बाहर शादियाँ हों, क्योंकि जब आप कमरे के अंदर और ज़्यादा लोग होते हैं तो उससे बड़ी तेज़ी से वहाँ शादी हॉल में हमने जितनी भी अपनी टेस्टिंग की है उसमें से ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। और जो भी गैदरिंग होगी 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं होंगे। सब मास्क पहनेंगे उन गैदरिंग्स पे और अपना सोशल डिस्टेंस रखेंगे। रेस्टोरेंट्स के अंदर इस वक्त हम बंद नहीं कर रहे रेस्टोरेंट्स। बाहर रेस्टोरेंट्स में
चल सकते हैं। स्कूलों का हमने फैसला किया है कि हम एक हफ्ता और देख रहे हैं। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, जब से स्कूल खुले हैं, कि वहाँ कितनी फैल रही है। तो बिल्कुल, स्कूल्स के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने बात की है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। और पाकिस्तान में जब कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 7% से भी बढ़ जाए, उस वक्त ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना भी चाहिए या नहीं। और ख़ास तौर पे जबकि कल यूरोपियन मतलब यूके के हवाले से भी कुछ वो बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो इसको कंसिडर कर रहे हैं कि व्हाट टू डू। वज़राए तालीम अभी भी स्कूल बंद करने की इजाज़त देने को तैयार नहीं है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सरबराही में बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तालीमी इदारों में केसेस की सूरत हाल का जायजा लिया गया। और इजलास में उन्होंने कहा है कि तालीमी इदारों में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। और ज़रा ये भी बताते हैं कि इजलास में मौसम सरमा की जो तातीलात हैं वो नवंबर से जनवरी तक करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। और पहले कहा जा रहा था कि शायद ये जो दिसंबर की छुट्टियाँ होती हैं, जो सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, वो दी ही नहीं जाएंगी। मगर वज़राए तालीम ने स्कूलों को बंद करने की मुखालफत कर दी, जिसके बाद इजलास एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जिसमें स्कूलों की बंदिश से मुतालिक फैसला किया जाएगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना था कि बच्चों और असातिज़ा की जान सबसे ज़्यादा अजीज़ है। और 23 नवंबर को तालीमी इदारों से मुतालिक जो फैसला होगा उस पर सबको अमल करना होगा। जबकि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और वायरस से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मुल्क में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 7.2% तक जा पहुंची है। कोरोना से हलाकतों की तादाद 7,160 हो गई है, जबकि मजमूई केसेस 3,59,032 तक जा पहुंचे। बढ़ते चले जा रहे हैं केसेस, देखें बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम अभी सिर्फ इसको एक नंबर समझ रहे हैं कि ये एक नंबर है, लेकिन इस नंबर में कोई भी शामिल हो सकता है। एहतियात कीजिए, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब, अफराद है, ये खानदान है, ये लोग हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब। उनसे बातचीत करें हम साहब, उनसे बात, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनसे जानें कि क्या फैसले होने जा रहे हैं। बैनुल-सूबाई, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फरमाइएगा, बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में क्या तय पाया है? स्कूलों की बंदिश से मुतालिक फैसला एक हफ्ते बाद होगा। ये फैसले का डिले जो है, ये बच्चों को खतरे में तो नहीं डाल रहा, या स्कूल चलाने के लिए बच्चों की और असातिज़ा की सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा? मैं आपको ये बताऊं कि जो स्कूल की रिपोर्ट आई है ना सब सूबों की, वो केसेस बिल्कुल भी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी जिसकी वजह से डिसीजन आज लिया जाता। तभी हमने इस चीज पर डिसाइड किया कि जब एनसीसी की मीटिंग आज शाम को होगी तो बाकी जगहों पे लोग जो एसओपी फॉलो नहीं करें, मेरे ख्याल से उसको पहले जरा कर्टेल किया जाए और फिर स्कूलों की बारी। ठीक है मुराद राज साहब, तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। अगर फौरी तौर पर स्कूल बंद नहीं किए जा रहे तो क्या एसओपी पर सख्त करने के लिए कोई लाएअमल तय हुआ है? क्या ज्यादा चेक रखा जाएगा स्कूल्स के ऊपर? देखिए, जिसने भी कहा केसेस तालीमी इदारों में बढ़ गए हैं, मुझे बताएं वो कौन लोग हैं जो आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, हम 2 लाख से ज्यादा टेस्ट कर चुके हैं, रैंडम टेस्टिंग 2 लाख से ज्यादा, और उसमें टोटल 500 समथिंग केस है। तो कौन ये नंबर्स आपको बता रहा है कि अलार्मिंग बढ़ गए हैं केसेस? मुझे नहीं पता, मैं आपको तो एग्जैक्ट नंबर्स बता रहा हूँ जो हर शाम को मेरे पास। बिल्कुल सही। सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने की तजवीज़ भी तो सामने आई है ना, उस बारे में भी बताइएगा। क्या इस तजवीज़ पे तमाम सूबे मुत्तफिक हैं? देखिए, आज सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो सारे उस डिफरेंट सबकी डिफरेंट ओपिनियन थी। कई इलाकों में तो वैसी सर्दियों की लंबी छुट्टियां होती हैं, बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी कुछ इलाके हैं, जिस तरह मरी वगैरह बाकी इलाकों में। सो इसलिए अभी सब चीज़ों में देखा जा रहा है। इस हफ्ते सब अपना अपना होमवर्क करेंगे दोबारा से और फिर मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला और देखते हैं जो भी बेहतरीन फैसला होगा हमारे बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है मुराद राज साहब, आपका। अच्छा हमजा, वैसे कितना मुश्किल है, आप खुद को उन बच्चों की जगहों पे रख के देखें कि ना पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है, ना पता चल रहा है कि कैसे पढ़ना है, ना पता चल रहा है एग्जाम कब होने हैं, ना पता चल रहा है कैसे होने हैं, ना वो ऑनलाइन क्लासेस में इतना डिप्रेशन है। आप बच्चों से डील करें तो वो पीट रहे हैं, मेरे बच्चे तो पीट रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, हमसे कुछ नहीं पढ़ा जा रहा। और एक दिन जाना है, फिर एक दिन या 2 दिन नहीं जाना है, वो जो एक तसलसल है वो ही नहीं बन पा रहा। और पढ़ाई के लिए भी एक माहौल चाहिए होता है, वो माहौल ही डेवलप नहीं हो पा रहा। क्या कहा जा सकता है इस पे? और एक और ऐसा मामला भी है फरा जिस पे भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये वन विलिंग है। मौत का ऐसा खूनी खेल है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसने हजारों नौजवानों को मौत की वादी में धकेल दिया, लेकिन
कोई असर नहीं पड़ा किसी को। अच्छा, मैं यहाँ पे हमसा बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वालिदैन को जो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल लेके देते हैं, अगर वो देखें ना कि तब्दीलियाँ कराई हैं उन्होंने मोटरसाइकिल में, आप मुजरिम हैं अगर आप अपने बच्चे को नहीं रोकेंगे और कल को खुदा न खासा उसे कोई चोट लग जाती है तो फिर आपका रोना नहीं बनता, इसलिए कि आपने खुद उसको उस एक जिसे कहना चाहिए ना एक मामले में डाला जहाँ पे उसकी जान को शदीद ख़तरा है। ये मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात भी करें तो वहाँ वन व्हीलिंग के बाइस हादसे में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में दुगना डबल इजाफा हो गया है। और गुज़श्ता एक माह की हम बात करें तो 14 अफराद वन व्हीलिंग करते हुए ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि खुदकुशियाँ हैं कि जो खुदकुशियाँ की जा रही हैं। सबसे पहले आपका बच्चा हॉर्न तब्दील करवाता है, फिर नंबर प्लेट तब्दील करवाता है, इस तरह के टैंकी टापे चेंज करवाता है। ये आपको समझना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है, जबकि मुतअद्दिद ऐसे नौजवान हैं जो माजूरी का शिकार हो गए। और फरा सबसे बड़ा मसला पता क्या, जिस गाड़ी को हिट किया, जिस चीज़ को हिट किया, जिसके बाद ये हादसा पेश आ जाता है, जान चली जाती है, वो बेचारा जो दूसरा ड्राइवर है ना वो पूरी जिंदगी फंसा रहता है इस केस के अंदर। एक तो वो लीगल केस में फंस जाता है कि जी आपकी गाड़ी से टक्कर लगी और बच्चा हमारा मर गया, और फिर वालिदैन जो है वो इतना शोर विदाउट रियलाइजिंग कि गलती जो है वो उनकी है और उनके बच्चे की है, वो उसके ऊपर। और फिर दूसरी बात, एक जो अपना गिल्ट होता है कि हमारे से किसी इंसानी जान का ज़िया हुआ, लेकिन रोड के ऊपर अपनी जान से खेलते हुए ये नौजवान जो है ये वालिदैन की गलत तरबियत के अक्कास है। हमारे साथ इस हवाले से SSP ट्रैफिक पेशावर मजीद मरवत मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अब्बास साहब। फरमाइएगा, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में वन व्हीलिंग से हादसात के वाक़यात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, क्या नंबर्स हैं एक्चुअली उसके बारे में बताइएगा, और आम तौर पर एक हफ्ते में और रोज़ाना आपके पास कितने हादसात और शिकायत जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू, आपने मुझे अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया और अपना व्यू पॉइंट पेश करने का मौका दिया जी। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा जी कि इस साल 2020 के 11 महीनों में हमारे पास टोटल फेटल एक्सीडेंट्स जो हुए हैं वो 89 हैं पेशावर शहर के अंदर। इसमें हमारे पास इन कंपैरिजन टू 2019 20% कमी आई है, यानी 20% कम फेटल हादसात हुए हैं 2019 के मुकाबले में इस साल। आपने जो वन व्हीलिंग के हवाले से कहा कि इस महीने 14 डेथ्स हुई हैं, तो उसमें मैं थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा कि ये पूरे साल की फिगर है, ना कि एक महीने की जी। इसको अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल 28 फेटलिटीज़ अगर हम वन व्हीलिंग की कैटेगरीज में डालें तो उससे हुई थी, जबकि इस साल अब तक, आज 11वें महीने की 17 तारीख है, इस साल अब तक जिस तरह आपने फरमाया 14 डेथ्स हुई हैं वन व्हीलिंग के हवाले से। यहाँ मैं थोड़ा ये बताता चलूँ जी, मैं आपका प्रोग्राम शुरू से देख रहा था, आपने उसमें एजुकेशन पर बड़ा फोकस दिया अपनी प्रोग्राम के शुरू में। तो मैं ये बताऊंगा कि जी ट्रैफिक पुलिस के जो फ़राइज़ हैं 3 E's के गिर्द घूमते हैं, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और आखिरी इंजीनियरिंग जी। इसमें एजुकेशन और एनफोर्समेंट हमारा काम है। हमारी टीम्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़ी होती हैं शहर के, वो शहरियों में पैम्फलेट्स बांटती है, उनको ट्रैफिक कवानीन के मुतल्लिक एजुकेट करती है, और साथ साथ जब एजुकेशन और अवेयरनेस के कैंपेन्स ख़त्म हो जाते हैं, हम कानून के मुताबिक इन चीज़ों को, इन रूल्स को इन्फोर्स करवाते हैं। फिर आपके जो आपने शुरू में अपने प्रोग्राम में फरमाया, वालिदैन के रोल पर आपने बहुत फोकस किया। यहाँ पर जी वालिदैन का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अब अगर मैं आपको फिगर्स बताऊँ इस महीने की, इस महीने हमने 117 लड़के यंगस्टर्स को पकड़ा है जो वन व्हीलिंग कर रहे थे। इन सब के खिलाफ जी कानूनी कार्रवाई हुई है, एंड लेट मी टेल यू दीज आर रिपीटेड वायलेटर्स। इनको एक दफ़ा पकड़ लिया जाता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली जाती है, फाइन कर दिया जाता है, सब कुछ। उसके बावजूद भी जी अब्बास मरवत साहब बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो तस्हीह की कि जो केसेस हैं उस हवाले से ज़रा क्लियर हो गया। दूसरा ये बता दें, आप कह रहे हैं कि ये रिपीट करते हैं, ये रिपीटर्स हैं, ऑफेंडर्स हैं, जो हैबिचुअल हैं, ये ऐसा करते रहते हैं, ये ग्रुप की सूरत में होते हैं। ये बता दीजिए, आप क्या समझते हैं कि हमारा कानून इतना सख्त नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, या आप समझते हैं कुछ इस्लाहात होनी चाहिए इस कानून में कि जो वन व्हीलर्स हैं इनको कुछ सख्त सज़ा मिल सके?
देखिए जी, मैं इसमें ये गुजारिश करूंगा कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया, ये 117 में मेजॉरिटी रिपीटेड ऑफेंडर्स थे जी। इसमें इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो जाती है, इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाते हैं, इनको फ़ाइन कर दिया जाता है। बहुत से केसेस में इनके मोटरसाइकिल कानून के मुताबिक ज़ब्त कर दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं ये गुजारिश आपके प्रोग्राम के थ्रू करना चाहूँगा, इसमें वालिदैन का बहुत ज़्यादा रोल आता है जी, क्योंकि पेशावर की अगर बात की जाए, पेशावर में एक स्पॉट इन्होंने पकड़ा होता है जहाँ पर ये वन व्हीलिंग करते हैं, और बिलखसूस जुम्मा, हफ्ता और इतवार वाले दिन। इन तीनों दिनों पर हमने कोशिश की होती है कि ट्रैफिक पुलिस की डिप्लॉयमेंट उन पॉइंट्स पर किए जाएँ जहाँ पर ये नौजवान लड़के वन व्हीलिंग करते हैं। तो कानून मौजूद है, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, मगर अवेयरनेस और एजुकेशन के हवाले से हमने इसको अपनी एफर्ट्स को गियर अप किया हुआ है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू इन बच्चों के पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पर नज़र रखें और इनको इन चीज़ों से बाज रहने की हिदायत दें, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, मगर पेरेंट्स के रोल पर मैं यहाँ पर स्ट्रेस करना चाहूँगा कि वो इन पर चेक रखें और इनको इस हवाले से बहुत शुक्रिया। टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि पेरेंट्स को अकाउंटेबल करें। जैसे मगरिब में होता है ना कि अगर बच्चे ने कोई जुर्म किया या बच्चे के राइट्स नहीं लुक आफ्टर हुए, तो आप पेरेंट्स को भी पकड़ते हैं, उनको भी लॉकअप करते हैं। तो जिन वालिदैन को ये नहीं पता कि उनका बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल लेकर निकलता है तो वो हाई स्पीड पे जाके व्हीलिंग करता है, वो मेरा ख्याल है बहुत बड़े मुजरिम है, अपन उस बच्चे के भी, अपने भी और मुआशरे के भी, तो उनको भी जरूर अकाउंटेबल करें। और ये वालिदैन का ना उमूमी रवैया होता है फराह कि वो अपने बच्चे की जब कोई शिकायत लगाने जाते हैं ना, कोई शख्स जाए तो वो शिकायत जो लगाने आता है उसी से लड़ पड़ते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं। अच्छा हमसे एक और चीज़ यहाँ पे, चूंकि हम बात करें बहुत अहम इशू के हवाले से, हमें सबको चाहिए हम अपने ग्राउंड्स आबाद करें। बच्चों का भी इसमें, बच्चों को जब तक हम एक्टिविटी नहीं देंगे, वो ग्राउंड नहीं है, वो खेल नहीं सकते जाके, उनके पास कोई अपनी एनर्जी का वेंट नहीं है। नौजवान एनर्जी का ज़ख़ीरा होते हैं पूरी दुनिया में, उनको जिम्स या फ्री ऐसे खेल के मैदान या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जिनमें हेल्दी एक्टिविटीज़ में वो इंगेज करें। सो यहाँ पर भी हर सूबे को, हर एडमिनिस्ट्रेशन को और हुकूमतों को फोकस करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं यूथ अफेयर्स के हवाले से, उनको भी इस पे काम करना चाहिए कि हर इलाके में कितने क्लब्स ऐसे मौजूद हैं जहाँ नौजवान जाकर अपना टाइम और एनर्जी मस्बत और सेहतमंदाना सरगर्मियों में लगा सकें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और टॉप स्टोरीज की तरफ। पाकिस्तानियों ने कोरोना को भी मजाक समझ लिया। सिर्फ 35% पाकिस्तानी मोहलिक वायरस को अपने लिए खतरा समझते हैं। इसी साल अप्रैल में कोरोना को खतरा समझने वालों की शरह 50% थी। 92% शहरी आलमी वबा से वाकिफ हैं। मौसम सरमा की पहली बारिश ने पंजाब में स्मोक के बादलों की छुट्टी करा दी। लाहौर की फजा निखर गई। सांस और सेहत के दीगर मसाइल का सामने करने वालों ने सुख का सांस लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत के लिए पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने 50 करोड़ के फंड से रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। जी जनाब, अभी आपको बताएं कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था उसके ऊपर बड़ी बातें अब सामने आ रही हैं। बिलावल भुट्टो भी कुछ बात कर रहे हैं और उसी हवाले से कुछ बात की जा रही है नून लीग की। वैसे अभी जो हमने ट्रंप का मैं ना मानू ना, मैं ना मानू कोई यूनिवर्सल फिनोमेना है आजकल। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है और अमेरिका में भी ऐसा ही है। जी, गिलगित बल्तिस्तान में शेर की दाढ़ गूंजी, ना तीर चला, बल्ला खूब घुमा और सियासी हरीफों की जमकर पिटाई की। और आपको बताएं कि 9 सीटें जीतकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। पीटीआई को मजलिस वादितुल मुस्लिमीन का साथ भी हासिल है, जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपना वजन पीटीआई के पल्लड़े में डाल दिया और ये आज़ाद उम्मीदवार ही होंगे जो हुकूमत बनाएंगे। बिल्कुल, और यही वो गेम है जो कि हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 10 इलेक्टेबल्स तो पहले ही मुस्लिम लीग नून के छोड़ के चले गए थे ना, पीटीआई का हिस्सा बन गए थे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं इलेक्शन हमें उस वक्त भी समझ आ गया था। ये बहुत सारे लोग ऑब्वियसली अपोजिशन की बात में कर रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आज़ाद उम्मीदवार 7, पीपल्स पार्टी 4 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। मुस्लिम लीग नून 2
और MWM एक सीट हासिल कर सकी, जबकि JUI और तहरीक इस्लामी को कोई सीट नहीं मिल सकी है। मुखालिफ जमातों ने हस्बे मामूल धांधली का राग अलापते हुए इंतखाबी नताइज बिल्कुल मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो हैं वो कहते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारे इलेक्शन चोरी हुए, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एहतजाज में शिरकत के लिए उनके साथ होंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल ना करना शर्मनाक शिकस्त है। तो पाकिस्तान में तो अब जो है ना 2013 के इलेक्शंस के बाद से धांधली जो है वो वैसे बन गया है कि जिसने हारना है उसने धांधली कहना ही कहना है। और अपोजिशन के इल्ज़ामात पर हुकूमती रहनुमा भी मैदान में आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की फतह वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार है। जबकि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान ने मोहतरमा मरियम नवाज और मफरूर नवाज का मुल्क दुश्मन बयानिया दफन कर दिया है। अब आप देखें कि एक तरफ से बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जवाब आ रहा है इसी हवाले से कि कैसा इलेक्शन रहा और क्या अब सूरत हाल बनती जा रही है। सीनियर कार इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इरशाद आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ली हैं। क्या PTI तवक्कुआत के मुताबिक कामयाबी हासिल कर पाई है कि उनको जितनी सीट्स मिली हैं क्या इतनी तवक्को की जा रही थी? देखिए, ये इंतखाबात के नताइज मुतवक्के थे। आज़ाद कश्मीर की तरह गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज हमेशा ऐसे होते हैं कि मरकज़ में जिस जमात की हुकूमत हो उसी को वहाँ अक्सरियत मिलती है। 2009 में इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत कायम हो गई, मेहदी शाह साहब वज़ीर आला बन गए। 2015 के इंतखाबात में वफाक में मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे, मुस्लिम लीग की हुकूमत बन गई, जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब वज़ीर आला बन गए। अब ये मुश्किल लग रहा था, मुमकिन नहीं था कि वहाँ बिल्कुल नतीजा बरक्स हो और एक ऐसी जमात को लोग वोट डालें, एक ऐसी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब कराएं जिसकी वफाक में हुकूमत नहीं, जो ना तो फंड्स दे सकते हैं ना ही बाकी रियासत के काम कर सकते हैं। एक तो ये इशू है। दूसरा, वहाँ खा वो मरियम नवाज साहबा खुलकर और बिलावल साहब ज़रा मलफूफ अंदाज में उन्होंने फ़ौज को टारगेट किया। जी, आज़ाद कश्मीर की तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो हैं फ़ौज के हवाले से, अपनी हिफाजत के हवाले से, अपनी आज़ादी के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास हैं, सेंसिटिव हैं। उन्होंने सिक्का शाही का मुकाबला किया, सिख हुकूमत से निजात हासिल की बाकायदा जिहाद के ज़रिए, और पाकिस्तान पर वो जान देते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा उनकी मदद को आती है। जी, ये नामुमकिन था कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं एक ऐसी जमात को या उन दो जमातों को वोट दें और उनको हुकूमत बनाने की इजाज़त दें जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, बयानिया लेके खड़े हुए हैं PDM में, जो अगर हुकूमत तश्कील भी दे दें तो वफाक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं रख सकते, फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं रख सकते, ठीक, और सूबे के और रियासत के अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ये भी फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात कर ली जाए, PDM के भरे हुए जलसे छोड़कर वो गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पहुंच गए थे। बड़ी कामयाब और भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई और अब ज़्यादा एहतजाज भी उनकी तरफ से आ रहा है। वो कह रहे हैं मेरा इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया है। कांटे की मुकाबले की तवक्को तो थी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान, ऐसा हुआ नहीं है। वजूहात क्या रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाकामी की, जबकि वो पुरुम्मीद थे बहुत ज़्यादा कि वो कामयाब होंगे? दो बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी PDM में इकट्ठी हैं, इन्हें मिलकर वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहिए था। जब ये एक दूसरे के मुकाबले में आ गए तो लोगों ने कहा कि ये एक दूसरे से मुखलिस नहीं हैं, एक इत्तेहाद में इकट्ठे हैं, वहाँ नारे लगा रहे हैं, हम यकजान हैं, हाथ मिला रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, और यहाँ आके हमें आपस में लड़ रहे हैं, तो ये अपने साथ मुखलिस नहीं है तो हमारे साथ कैसे मुखलिस होंगे? एक बात।
दूसरा ये था कि जो दोनों का बयानिया था वो अवाम ने रिजेक्ट करना था, इसलिए कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दोनों जमातें अवामी मसाइल की बात नहीं कर रही थी, ला यानी नारे लगा रही थी जिनका अवाम से गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ठीक है। और तीसरा ये है कि ये दोनों हुकूमतें कर चुके हैं वहाँ। मुस्लिम लीग की हुकूमत भी लोग देख चुके थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी देख चुके थे। अगर वो उनसे मुतमईन नहीं थे तो दोबारा वोट किस बुनियाद पर दे? यानी जब आपको 5 साल हुकूमत मिली उस वक्त तो आपने कुछ किया नहीं, अब कहते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो लोगों को इतना बेवकूफ़ क्यों समझा जाता है? अगर आपने कुछ करना होता तो उन 10 साल में करते जब आपकी वहाँ हुकूमतें थीं। ठीक है। इरशाद आरिफ साहब, मुस्लिम लीग नून पी दोनों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया। आप क्या कहेंगे? गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात हुए या हारने वाली जो जमातें हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हो सकते हैं? देखें, पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा इसी तरह के होते हैं जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में हुए हैं। यहाँ ये अजीब बात है कि अपोजिशन शोर मचाती है कि जनाब इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। जब आप लोग हुकूमत में होते हैं तो ऐसा मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाते कि इलेक्शन हर तरह के तनाज़े से पाक हों, हर तरह की धांधली से पाक हों, हर तरह के मिलावट से पाक हों, बिल्कुल शफाफ हों? उस वक्त तो आप कुछ करते नहीं हैं। 2014-15 में एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमीशन बना था पाकिस्तान में जो 13 के इलेक्शन थे उसके हवाले से। उसने इस्लाहात पेश की थी, कुछ 40-45 उसके पॉइंट थे कि जी ये इस्लाहात की जाएँ ताकि आइंदा किसी इलेक्शन में किसी किस्म की मुदाखलत का कोई इम्कान ही बाकी न रहे, धांधली का शोर न मचे। लेकिन उसके बाद 4 साल तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। मियां नवाज शरीफ साहब 3 साल तक इक़्तिदार में रहे। मजाल है कि उस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने की ही किसी ने ज़हमत दोबारा की है। ठीक है। तो ये तब्दीली की जो बातें करते हैं, इस्लाहात की बातें करते हैं, ये हुकूमत में होती हैं, अपोजिशन में उनको याद नहीं आती है। इरशाद आरिफ साहब, बहुत आपका अब बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वक्त होता है तब वेले दी नमाज तक वेले दी टकरा, इसी तरह तो वो वक्त जो है उस पर अदा करने ज़रूरी होती है, फ़राइज़ भी और नमाज भी। और बाद में आप ये कह रहे हैं कि हमसे कोताही हो गई कि हम ये भी नहीं कर सके, हमसे कोताही होगी कि जब हम हुकूमत में थे हम वो भी नहीं कर सके। नायब के वाले से भी ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल सही। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने चेक की हो कि कौन सी गाड़ी कितने की आ रही है? मैंने कल चेक किया है और ऐसा देखे ना, दिमाग की बत्ती जल जाना नहीं, फ्यूज उड़ जाना। बिल्कुल ऐसे हालात हो गए हैं कि जिस बंदे ने अगर गाड़ी बेच दी हो ना 1 माह पहले फरा, उसने कहा होगा यार मैं ना कुछ पैसे जमा करके इसमें दूसरी गाड़ी ले लूंगा, तो अब वो तो गया काम से। मेरे भाई ने काम किया ना, अच्छा, तो अब वो पैसे ही नहीं पूरे हो रहे कि किस तरह से वो सारा कुछ करना है। पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों को पर लग गए और वो आवाम की पहुंच से मजीद दूर हो गई। और अफसोस की बात, जो असल इसमें नुक्ता है वो ये है कि मुंह मांगे दाम लिए जाते हैं गाड़ियों के लिए और इंतहाई नाकिस मयार की जो है गाड़ियां बनाई जा रही हैं। हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं है जी, जिसकी वजह से हर साल हज़ारों पाकिस्तानी हादसात का शिकार हो जाते हैं। इस सूरत हाल में एक शहरी ने तमाम मुकामी गाड़ियों में एयरबैग को लाजमी बनाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का रुख किया है। दरख्वास्त में गाड़ियों के बड़े मैन्युफैक्चरर्स और सरकारी महकमों को पार्टी बनाया गया है और ये बहुत अहम पिटीशन है जो दायर की गई है। शुक्र है कि कोई जैसे नामालूम अफराद या कोई इस तरह से एक आम शहरी ने कोई काम की पिटीशन भी की, काम की पिटीशन दायर की है कि इतनी महंगी 25 से 30 लाख में वो गाड़ी मिल रही है जो तकरीबन 1.5 साल पहले 16, 17, 18 लाख की मिला करती थी। एयर बैग अंदर नहीं है, एक्सीडेंट होता है उसमें हिफाजत ही कोई नहीं है। और हमारे एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा जब वो फैटल एक्सीडेंट होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि अंदर हिफाजती इंतजामात नहीं है, एयर बैग ही नहीं खुल रहे हैं। पिटीशन में कहा गया है कि बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिनमें एयर बैग ना होने की वजह से मुतादिद लोग कार के हादसों में हलाक हुए हैं, लिहाजा एयर बैग को लाजमी करार दिया जाए। दरखास्त गुजार ने उसमें मजीद कहा है कि तमाम नई कारों में हिफाजती साजो सामान का मुनासिब इंतजाम किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बातचीत करते हैं, हमारे साथ सुनील सरफराज मंच हैं, चेयरमैन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों का मुकाबला अगर दूसरे ममालिक से करें तो ज़्यादा महंगी है, मगर क्वालिटी में बिल्कुल फारिग है। ना तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आती है जैसे हाइब्रिड या फिर खुद से बिजली पे चार्ज होने वाली, और फिर बुनियादी सहूलतें भी नहीं होती, एयर बैग तक नहीं होते, जो मटीरियल है वो इंतहाई नाकिस है। इसका जिम्मेदार कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी बुलाने की। एक तो क्वालिटी की देखिए, जहाँ तक जिम्मेदारी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अब तो ऐसे अगर देखा जाए तो जो पिटीशन है काफी लेट है इन द सेंस के सिर्फ एक गाड़ी ऐसी है पाकिस्तान में, अगर आप बड़ी गाड़ियों की बात करें, बट अगेन देर है दुरुस्त है वाली बात है, पिटीशन बिल्कुल दुरुस्त की गई है। रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं गया कि जिसको फॉलो करना। किसने बनाना था? आप गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट ने एक अदारा है PSQCA, वो उसको लेके आजकल बहुत सीरियस है और फवाद चौधरी साहब इस बड़ा काम कर रहे हैं। और WP29 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि आप अगर WTO आप उसको फॉलो करना है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन नाउ, और इंशाल्लाह ताला बाय दिसंबर वो जो है अप्रूव भी हो जाएगा मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। और अगेन के देखें, ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है वो तो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, वो उसका काम करना, वो तो स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। गवर्नमेंट का काम है स्टैंडर्ड, वो बेशक आपकी मेटल शीट का स्टैंडर्ड हो, वो आपके एयरबैग का स्टैंडर्ड हो, वो आपके ब्रेक्स का स्टैंडर्ड हो। अभी तो हमारी सारी कौम जो खाली एयरबैग के ऊपर रहती है, ये नहीं किसी ने देखा कि पूरी दुनिया में ABS ब्रेक एक स्टैंडर्ड है, हमारे मुल्क जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, ऑप्शन के तौर पर दिए जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे मुल्क में तो ये सूरत हाल है कि जो बाहर टायर हैं वो हो जाते हैं ना, एक्सपायर हो जाते हैं, वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नए टायर जो है वो करके लगा रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी का चेक नहीं किया। इस तरह के स्कैंडल्स और इस तरह के माफियाज इतने मजबूत हैं कि हुकूमत एक तो सरपरस्ती नहीं है, कोई इदारा इसको पकड़ता नहीं है, कोई इदारा जिम्मेदारी नहीं लेता, और ये लोग इतने ताकतवर हैं कि निकल जाते हैं हर काम में से, हर बात में से। टायर का जहाँ तक ताल्लुक है, टायर्स वैसे अब तो आपको मतलब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहते तो हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए और पाकिस्तानियत होनी चाहिए। सो एक पाकिस्तान टायर साइज अदारा है जो कि पाकिस्तान में बनने वाली जितनी गाड़ियां थी पहले उनमें सबके उसकी टायर आते थे, और पहले इंपोर्ट का एक जमाना था। अगर आप अब मार्केट सर्वे करें तो आपको इंपोर्ट का टायर कम मिलेगा बिकॉज टायर की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई है। सो अब ये लोकल इंडस्ट्री इज पिकिंग अप, बट यस उसके रोकने के लिए एंटी स्मगलिंग और ऐसे इदारे मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चीज यही है कि जो पाकिस्तान में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाए। और गाड़ियों को तो चले हम बात फिर भी कर लेते हैं, गाड़ियां मैं आप एक कॉमन आदमी की सड़क में जिस चीज में फिरता है वो है रिक्शा, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनमें तो कोई सेफ्टी का कॉन्सेप्ट वैसे ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। सुनील मान साहब ये हमें बता दें कि फिर जो हैं अचानक इतनी ऊपर कैसे चली गई हैं। हम इंडिया की अगर कोई गाड़ी देखते हैं तो वो कम कीमत में होती है और उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स मौजूद होते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हमें देखने में लग रही होती है। ये क्या सिर्फ एक मफरूज़ा ही है या हकीकत भी है? सर ये इंडिया वाला तो मफरूजा है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये है हमारे यहाँ पे जो लोग इंडियन गाड़ी से कंपेयर करते हैं वो गलत है, वो एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन है। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी है वो हमसे बहुत बड़ी है। इकोनॉमिक्स टर्म में आपने कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी होती है, जितने आप यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं आपकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो उनका जो इंडस्ट्री का साइज है वो हमसे 10 गुना ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, जब लोग कंपेयर कर रहे होते हैं वो ये नहीं देखते कि इंडियन रुपीज को पाकिस्तानी में कन्वर्ट भी करना है। बिल्कुल, उसके बावजूद के तो एड पार आ जाती हैं, बट यस ऑप्शंस की कमी है। और वो मेरे ख्याल से जो बेहतर करेगी वो कंपटीशन है। जिस तरह नए कारसाज अदारे आएंगे, पहले वालों को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं तकरीबन पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान की जो नई ऑटो पॉलिसी थी 2016, उसके तहत 14 नए मैन्युफैक्चरर ने लाइसेंस लिए हैं। और जब से नई आना शुरू हुई हैं तो पुराने वाले जो है ना उनका थोड़ा जैसे कहते हैं ना तबीयत साफ हुई है और उन्होंने अपनी ऑप्शंस बेहतर करना शुरू किए हैं। लेकिन अभी भी ऑप्शन उतनी नहीं है सुनील साहब। अगर आप पूरी दुनिया से कंपैरिजन करें, यूरोप चले जाएं या फिर फर्स्ट वर्ल्ड में चले जाएं, तो वहाँ पे गाड़ियों के जो मॉडल्स हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान में आ ही नहीं सकती। यही डोमिनेंस मार्केट जो है कंट्रोल की जाती है। चंद मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है वो अपनी मनमानी कीमतें यहाँ पर डालते हैं और क्वालिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बात फिर घूम के वहीं पर आती है कि बात सबको पता है, तो फिर इन बातों इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं उन कंपनीज को यहाँ पे आने दिया जाता है जो सस्ती और क्वालिटी की गाड़ियां फराहम करने के लिए तैयार हो सकती हैं? आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैं ही कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट डायनामिक्स ये होते हैं कि मार्केट अपने आप को डिक्टेट करती है। तो अगले आने 1-2 सालों में आप देखेंगी कि पाकिस्तान में तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स आ भी रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही हैं, हाइब्रिड भी आ रही हैं। सो कंज्यूमर विल हैव लॉट ऑफ चॉइसेस। ये थोड़ा सा एक टाइम है जिसपे जैसे कहते हैं ना कि एक सर्टेन माफी है जो कि कह रहा है कि जो आखिरी मौजे रह गई वो लूट लो। तो ये जो ऑन का कल्चर
महंगी गाड़ियां देने का कल्चर है, खत्म हो जाएगा बहुत। बिल्कुल ठीक है सुनील सरफराज, गुड न्यूज आप कह रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की कीमतें वापस आएंगी उस पे कि नहीं आएंगी हमें कोई भी नहीं बता रहा। अच्छा कीमतें ना आए लेकिन क्वालिटी कम से कम फिर इन्हीं कीमतों में कर दें। अब जो एयर बैग डालेगा ना वो उसमें 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए बढ़ा देगा। जो गाड़ी में ब्रांड का नाम नहीं लेती, जो गाड़ी ब्रांड न्यू आपने पिन पैक जिसे कहते हैं ना, ब्रांड न्यू आपने निकलवाई थी ना 7-7.5 लाख रुपए की, वो अब सेकंड हैंड भी आपको 10.5 लाख से ऊपर मिल रही है। ऐसा ही हो रहा है। सो ये सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में गाड़ियों की। सो जो इस वक्त साहिब कार है वो समझे कि वो उसके पास बहुत बड़ी एक दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। और उसको अगर आप सोचेंगे कि बेच के मैं ऐसी गाड़ी जो है ले लूंगा, तो भी ऐसा नहीं है आपने करना। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और बहुत ही अच्छी और अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन का आगाज़ हो चुका है। इस मुबारक मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने 50 करोड़ के फंड से रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप का ऐलान भी कर दिया है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हर साल फंड में इजाफा भी साथ साथ किया जाएगा और रबीउल अव्वल में हर साल नातिया मुशायरों का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। आज़ादी इजहार राय का नाम पर मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाती है। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़श्ता माह हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने की हिदायत की थी। और साथ ही साथ इस दौरान डिवीज़न, ज़िले और तहसील की सतह पर महफिले नात और कॉन्फ्रेंसेस का जो है इनकाद भी किया जाएगा। ये दूसरी वाली चीज़ है ना कॉन्फ्रेंसेस, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। इसलिए कि हमजा मुझे लगता है कि हमने वो स्कॉलर्स किए जो इंटेलेक्चुअली पूरी दुनिया को बता सकें कि क्या शान है। वो मुसलमान बाय फेथ हम तो जानते हैं, लेकिन दुनिया तो लॉजिक एंड रीजनिंग को जानती है और मानती है ना, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। बच्चे भी लॉजिक पर बात करते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है। बात कर लेते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन का आगाज़ हो गया है। ये हफ्ता कैसे मनाया जाएगा, थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। जो सरगर्मियाँ हैं उनको किस तरीके से प्लान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 92 न्यूज़ की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमेशा जो खूबसूरत और अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करते हैं। और एज ए मुस्लिम हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और अगर इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ तो ये जो फ्रांस के अंदर और फिर आए दिन हम तमाम जो पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी दिल आज़ारी और जिस तरह से मज़मूम साजिशें और ये और इजहार राय की आज़ादी की आड़ में जिस तरह से ये हम तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं, तो उसको पेश नज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है। और आप यकीन माने कि ये बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। और क्यों ना सराहा जाए जी, उसकी वजह यह है कि हम इंशाल्लाह हर साल जो रबीउल अव्वल के अंदर एक वीक जो है ना वो शाने रमज़ान के हवाले से उसको सेलिब्रेट करेंगे। और उसमें जो तकरीबात हैं उसका फॉर्मेट में थोड़ा सा मैं आपको उससे आगाह कर देती हूँ जी। इसमें जो है अभी अगर हम इस साल का जो जिसको हमने स्टार्ट किया, अगर मैं उसकी बात करूँ तो हम लोग अलहमदा के अंदर जो है ना नातिया मुशायरे से इसका आगाज़ होगा। और जहाँ पे जो नात गोशाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत पेश करेंगे और फिर उसके बाद महफिल समा उनका भी इनेकाद होगा। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने तौर पर भी कॉन्फ्रेंसेज और ये सारी चीज़ें इनका इनेकाद करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी जैसे फरा ने बात की, वो बड़ी खूबसूरत बात है कि हमें अपना जो रियल इमेज है, रियल फेस ऑफ इस्लाम है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी का खासा है वो हम स्कॉलर्स के थ्रू ही पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। लॉजिक के थ्रू ही अपनी नस्लों को भी अगर आगे हमने इन सारी चीज़ों से एजुकेट करना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को ये बात बड़ी मायूब लगेगी कि हम एक दुनिया या कमर्शलिज्म के चक्कर में हमने अपनी आने वाली नस्लों को भी इस चीज से महरूम किया जाने अनजाने में। यानी कि वी आर फोकसिंग बिल्कुल बेसिक स्टडीज इंटरनेशनल लेवल की या साइंटिफिक स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारी जिंदगी की जो बेस है या जिसमें हम ज्यादा सक्सेस ले सकते हैं वो अपनी बुनियाद के साथ जुड़े रहने में और अपने बच्चों को बेसिक जो इस्लामिक वैल्यूज है। आप ये देखें कि वेस्ट पूरा अब
बिल्कुल सही, गौर भी कर रहा है, रिवर्स भी मार रहा है कि वो किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप जो फरमा रही हैं, जैसे आपको आपके इल्म में होगा कुरान, बाइबल एंड साइंस एक ऐसा थीसिस है जो लिखा गया जिसने साबित किया कि कुरान की कोई एक वर्स भी नहीं है जिसे साइंस आज तक गलत साबित कर चुकी हो। अब ये विदाउट सेइंग एनीथिंग आप कुरान की जो ऑथेंटिसिटी है और उसका अल्लाह ताला की तरफ से कलाम हक होना साबित कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस तरह के लोगों को और इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की भी ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने 50 करोड़ के फंड से रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। तफसील बता सकेंगी आप कि किन लोगों को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा, किस बेस पे दिया जाएगा और उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, अगर इसका कॉन्सेप्ट देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। अगेन कि हम जो हमारे ब्राइट ब्रेन्स हैं या जो क्रीम है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की, उनको हम इससे कॉम्पनसेट भी करेंगे। और अगर हम इस फंड के थ्रू कुछ बच्चों को जो सिर्फ जो दे आर वेरी ब्रिलियंट और बड़े वो ये सारे वो होंगे जो पोजीशन होल्डर्स होंगे ना, तो अगर हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे तो आप सोचो कि आपने अपने मुल्क पे कितना बड़ा एहसान किया। लेकिन ये सिर्फ मदारिस के लोग होंगे या आम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस? नहीं, ठीक, हर तरह के होंगे इसमें। ये 25 करोड़ की रकम से हम जो पोजीशन होल्डर तलबा है ना उनको वज़ाइफ देंगे और उसमें जो मैट्रिक पास करने वाले गरीब और नादार तलबा होंगे ना, उनकी मजीद पढ़ाई के लिए हम 25 करोड़ रुपए जो है ना ये रहमतुल्लिल आलमीन का जो स्कॉलरशिप है उसके थ्रू देंगे। लेकिन ये अमाउंट बढ़ाई जाएगी। और उसके अलावा जो इन तलबा इनकी जो है ना फीस और रिहाइश की माली, फर्ज करो कि अगर रिमोट एरिया से हैं तो उनको हम बड़े शहरों के कॉलेजेस वगैरह में तो जो भी एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत साहिबा, आखिर में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो नातिया मुशायरे होंगे इसके अंदर क्या सिर्फ तलबा हिस्सा लेंगे या मैं अगर कोई नात लिखता हूँ तो मैं भी जाकर उसको पढ़ सकता हूँ, हिस्सा लिया जा सकता है? रजिस्टर कैसे करवाना होगा, उसका क्या तरीकाकार है? जी आई एम सॉरी जी, मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हर साल जो ये जो नातिया मुशायरे होंगे ये मुल्क से एक तो होंगे नामवर और जयद शोरा को तो मदू किया जाएगा ना, जब बड़े शोरा आएंगे तो ऑडियंस भी ज्यादा आएगी। लेकिन उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये गुड है, अगर आप माशाल्लाह नात गोई करते हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा जो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज आई वांट टू शेयर विद यू कि अंदरूनी मुल्क और बैरून ममालिक से जितने भी स्कॉलर्स हैं और मुहक्किकीन हैं या रिसर्च पे जिन्होंने काम किया हुआ है वो भी अपने मुकालाजात पेश करेंगे। और उसको सूबा, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटीज, बोर्ड्स की सतह पर किया जाएगा तकरीरी मुकाबले। और जो बच्चे जीतेंगे उनको इस्नाद और उनको मतलब प्राइज मनी भी। थैंक यू मुसर्रत जमशेद चीमा, पंजाब हुकूमत हमें बता रही थी। और हमजा, जैसे मैंने कहा कुरान, बाइबल एंड साइंस, हारून आइएगा पढ़ें तो सही कि वो एक ऐसी किताब है, कोई जंग नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि एक आयत कुरान की ऐसी नहीं है जिसने बायोलॉजी की बात की, उसने एस्ट्रोनॉमी की बात की, उसने एस्ट्रोलॉजी की बात की, उसने हिस्ट्री की बात की जो गलत साबित हो गई हो। सो आप साबित कर देते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग पूरी दुनिया पे कि आपकी किताब हक है और अल्लाह ताला की तरफ से ये किताबें। और इस पर मकालाजात लिखे जाएं, इसको प्रमोट किया जाए, इसको वेस्ट में लेके जाए, हम इसकी बात किया जाए तो लोग कितना ज्यादा एजुकेट हो सकते हैं। हम पाकिस्तान में नहीं इसको इतना प्रमोट कर पा रहे, अगर हम इसको दुनिया में लेके जाएं तो लोगों से बहस ही नहीं करनी पड़ेगी। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और हमने टॉप स्टोरीज में आपको बताया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी कोरोना को उस तरह से नहीं मानते कि ये सच है, हकीकत है या नहीं है। इस हवाले से दुनिया में कंट्रोवर्सीज पाई जा रही हैं, बहुत सारी इस हवाले से भाम और बहस चल रही है। लेकिन कोरोना ने पूरी दुनिया का मौशी और माशरती निज़ाम हिला के रख दिया। पाकिस्तान भी उनमें शामिल है जहां नुकसान इतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। लेकिन सिर्फ 35% पाकिस्तानी से अपने लिए खतरा समझते हैं, जबकि 92% पाकिस्तानी कोरोना से वाकिफ हैं। यानी कि 92% को पता है कि कोरोना जो है किस तरीके का मरज है, क्या हो सकता है, क्या बला है, क्या चीज़ है ये। और आप देखें कि सिर्फ 35% हैं जो इसको सीरियस ले रहे हैं। रिसर्च कंपनी IPSOS के सर्वे के मुताबिक अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस को खतरा समझने वालों की शरह 50% थी, जो कि अब कम हो चुकी है।
और 35% रह गई है। ये क्यों हुआ? यानी पहले ज़्यादा लोग जो है वो इसके बारे में आगाह थे या फिर इससे डरते थे और अब कम हो गए, ये इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इस सर्वे में बच्चों को स्कूल भेजने पर इत्मीनान का इजहार करने वाले वालिदैन की शरह में भी कमी का रुझान देखा गया। यानी वालिदैन जो है वो डर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना से डरने वालों की तादाद जो है वो कम हो गई है। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आगाज तो हो चुका है, जिसके साथ ही वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। और हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि इस दफ़ा की जो लहर है वो ज़्यादा सख्त है, लोग क्वारंटीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हालात वैसे नहीं हैं जो पिछली दफ़ा थे। सर्दी बढ़ती जा रही है तो इसको समझिए, ये तो 50 से 85% होने चाहिए थे, 90% होने चाहिए थे, बल्कि 100% ही होने चाहिए थे, आप तो 35 पे आ गए। डॉक्टर मुइज़ से इस हवाले से बात करते हैं हमजा, और उनसे पूछेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर मुइज़, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि कोरोना को ख़तरा समझने वालों की शरह अप्रैल में 50% थी, अब 35% हो गई है, वजह क्या है? लोगों में डर क्यों कम हो रहा है और क्या डरना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है, और अगर आप सड़कों पर देखें, ट्रैफिक की हालत देखें, कई जगह देखें, तो लोग पहले जितना मास्क पहनते थे और जो एहतियात करते थे अब नहीं कर रहे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, जब पहली लहर आई, उसकी पहली वेव आई, तो उस वक्त आगाही बहुत ज़्यादा थी। कंटिन्यूसली मीडिया के ऊपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नशर हो रही थी, इंटरनेशनल मीडिया पे हो रही थी, तो लोग जब देखते थे तो उस वक्त उन्होंने एहतियात करना शुरू की, बिकॉज एक ऐसा ख़तरा था जिसके बारे में उनको कुछ नहीं पता था। जब ये मुहिम थोड़ी कम हो गई, आप देखें इतना ज़्यादा कोरोना के बारे में टेलीविज़न पे या मीडिया पे इतनी बातें नहीं आती, कुछ आती हैं, तो अब लोगों ने उसके साथ ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि चलो कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं किसको हुआ होगा। तो ये जो रवैया है इंसान का, जिसके अंदर डिसिप्लिन ना हो और चीज़ों को सीरियस ना लिया जाए, ये रवैया हमारा बहुत बड़ा एक कौमी रवैया है। देखिए ना, हम अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा में नज़र नहीं आता, हमारे रवैये बड़े प्रॉब्लम है। तो जिस वजह से जो सीरियसनेस हमें होनी चाहिए थी वो सीरियसनेस नहीं है। लोगों को इस बात का नहीं पता कि कोविड-19 फॉलो कर रहा है स्पेनिश फ्लू का पैटर्न। स्पेनिश फ्लू जब आया था तो पहली लहर जब आई, पहली वेव आई, उसने लाखों इंसानों की जान ले ली। दूसरी लहर की शिद्दत पहली से बहुत ज़्यादा थी, और ये लहर जो है ये लोगों को ज़्यादा तकलीफ देगी, ज़्यादा लोग मुब्तला होंगे इस वायरस में, और फिर एक तीसरी लहर आएगी जो बहुत ही कमज़ोर होगी और जाके मई, जून, जुलाई तक ये कम्प्लीटली ख़त्म होगी। तो ये जो जिस वक्त हम जिस दौर में हम हैं और ये जो सामना हम कर रहे हैं, सर्दी में वायरस हमेशा फैलता है, याद रखिए। तो लोगों को सीरियसनेस इसलिए नज़र नहीं आ रही कि हमने भी, मतलब एक वक्त होता ना, इंसान लड़ के थक जाता है, अब स्कूल बंद थे, कारोबार बंद थे, अब सब खुल गया, लोगों ने ईजी ले लिया कि चलो कोई बात नहीं। प्रोफेसर साहब ये भी फरमाइएगा, है हमारे यहाँ के जो एहतियात हमें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हम। अच्छा प्रोफेसर साहब ये भी फरमाइएगा, आप तो माहिर हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, तो क्या ऐसी नाकामी है प्रोग्रामिंग में कि हम प्रोग्राम नहीं कर सके अपने लोगों को कि ये ख़तरा है, इसको आपने ख़तरा समझना भी है, इसके बारे में एहतियात भी करनी है? क्या इस मामले में कोई हमसे कमी कोताही है या लोगों के समझने में कुछ मामला है मुश्किल? देखिए दोनों चीज़ें, जब एक चीज़ मुसलताई जाए, दिखाई जाए ना, तो वो असर करती है जहन पर। आप खुद नोटिस करें, जब इनिशियली जब कोरोना आया तो कितनी एक पावरफुल मुहिम चली थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और लोग देखते थे और फिर मुतासिर होते थे और फिर एहतियात करते थे। सेकेंड वेव में ये चीज़ नहीं हुई। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बैसियत कौम हमारा रवैया क्या है। एक सूफी बुजुर्ग से एक गैर मुस्लिम ने तंजिया कहा कि भाई तुझे अल्लाह पे बड़ा भरोसा है, तो एक काम कर, इस चट्टान से छलांग मार ले, देख अल्लाह तुझे बचाता है कि नहीं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे अल्लाह को आजमाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे आजमाना है। ये फ़र्क हम समझ में आ जाए ना। अक्सर लोग, हम देखते हैं लोगों रोडों पे कि कोरोना है, फल वाले के पास जाओ, सब्जी वाले, अरे कुछ नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह डेफिनेटली बड़ा है, मगर अल्लाह ने कहा क्या है कि अपनी हिफाजत करो, क्योंकि दो बातें बड़ी ज़रूरी है कोरोना में समझना। नंबर 1, अगर आप एहतियात नहीं करते और आपको कोरोना हो गया और खुदा ना खास्ता आपकी जान चली गई तो ये खुदकुशी है। ठीक है। और अगर आपको कोरोना है, आपको पता नहीं है, आप एहतियात नहीं करते हो, किसी और को कोरोना हो गया तो ये कत्ल है। दोनों सूरत में बहुत बड़ा हिसाब देना होगा, खुदकुशी का और कत्ल का। ये लोगों को ये बात समझाएं और मुहिम
तेज करें, रोज कम से कम 10-15 मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसकी इंसानी चाहिए, लोगों को एहसास होना चाहिए। आज यूएसए के अंदर मेरे बच्चे वहां पर है, वो कहते हैं इतना फैला है कि जिसको इंतहा नहीं, और सबसे ज्यादा उन इलाकों में फैला है जो ट्रंप के सपोर्टर थे, उन्होंने मास्क पहनने बंद कर दिए। जब मास्क पहनने बंद कर दिए तो वो ज़ाहिर कंटेजियस डिजीज है, वो लगी। तो हमारे यहाँ भी ये बहुत फैलेगी, हमें इस वक्त अंदाजा नहीं है। सेकेंड वेव बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। बराए करम जो एहतियात गवर्नमेंट देती आ रही है, मास्क पहनना, हाथ धोना, उसको अमल पर है, उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोइस हमारे साथ थे, के माहिर हैं, और ये जितने इस तरह की है ना जहाँ पे हम बात करते हैं मोटिवेशन की, तो ये प्रोफेसर साहब उनके बानियों में से। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक चीज़ बड़ी अच्छी है, अब कम से कम मैं लाहौर में खुल के सांस ले सकती हूँ, वरना मेरे ऊपर वो शेर जो है बड़ा सादिक आता था, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाह शीशा गरी का, यानी मतलब स्मॉग इतनी ज्यादा है कि आप पूरा सांस लेकिन अब ऐसा नहीं है। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की पहली बारिश ने स्मोक की तो अब छुट्टी करा दी, और इतवार को मुतअद्दिद शहरों और कस्बों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में स्मोक के जो बादल थे वो छट चुके हैं। इसके आगे एक लफ्ज का सिर्फ इजाफा करने, वक्ती तौर पे। हाँ, वक्ती तौर पे। कब तक खुशी मनाएंगे आप, जो दोबारा से सारा धूल मट्टी धुआं गर्दो गुबार इकट्ठा तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मुसलसल ख़राब मौसम की वजह से सांस और सेहत के दीगर मसाइल जो चल रहे थे, रिलीफ तो मिला है। इस हवाले से हाँ मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम है। जी अमीन। जी, मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जो ठंड रवायती थी लाहौर की वो वापस आ गई है। साथ ही साथ इस बारिश का जो असर है, जहां एक जानिब सर्दी में इजाफे का सबब बना है, तो दूसरी जानिब जो लाहौर में स्मोक की एक बड़ी लहर आई थी, जिसकी वजह से लाहौर में गला ख़राब और बच्चों के लिए बुखार जैसी बीमारियाँ जो थी पिछले काफ़ी अरसे से आम हो चुकी थी, उनमें भी नुमाया कमी देखने में नज़र आई है। जबकि PDMA की जानिब से जो ताज़ा तरीन जो है स्मोक का इंडेक्स जारी किया गया है, तो उसके हवाले से ये बताया गया है कि उसकी सतह भी तकरीबन 150 से 160 के दरमियान आ चुकी है, जो कि 2 रोज़ कबल जो है वो 400 का हिस्सा भी क्रॉस कर चुकी थी। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बारिश के असरात जो हैं वो इंतहाई मुस्बत हैं, क्योंकि जो खुश्क सर्दी का सिलसिला था वो थम चुका है, और अब बारिश के बायस जो है वो दर्जा हरारत काफ़ी कम हो चुका है। लाहौर में जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया है 20 से 21, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बारिश का असर जो है ना सिर्फ इंसानी सेहत पर, बल्कि आइंदा चंद रोज़ में जो काश्त की जाने वाली फसलें हैं उन पर भी होगा। तो माहिर माहौलियात हैं और माहिर मौसमियात की जानिब से इस हालिया बारिश को जो है वो इंतहाई सेहत अफजा और इंतहाई अहम करार दिया गया है, और यही बारिश जो है वो लाहौर में सर्दी का सबब भी बनी है, जिसकी वजह से शहरियों का जो पहनावा है वो भी बदल गया है। लोगों ने अब सर्द मलबूसात जो हैं वो निकाल ली हैं, जैकेट्स पहन ली हैं, स्वेटर्स पहन ली हैं, और अपने आप को ढांपना भी शुरू कर दिया है। जी फहीम, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि फरा कुछ कहे, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पीछे ग्रीनरी थी और पीछे जो आसमान था वो फरा को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि फरा ज्यादा फोकस ग्रीनरी पे और उस आसमान पे कर रही है। नेचर पे करती हूँ, भले वो इंसान की नेचर हो, भले वो अल्लाह ताला की बनाई हुई नेचर, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्दियाँ आ रही हैं, आप शॉल का इस्तेमाल कीजिए, जैकेट का इस्तेमाल कीजिए, स्वेटर्स का इस्तेमाल कीजिए, और अपने आप को सर्दी से बचाइए। साथ ही फरा, हमने एक चीज़ में बहुत एहतियात करनी है, वो क्या है? कोरोना से हमने सिर्फ बचना है, कोई इलाज हमारे पास मौजूद नहीं है। और सर्दी चूँकि फ्लू बहुत कॉमन हो रहा होता है, सो अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।